ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं मंदिर, 5 विस्फोटक सबूत। ज्ञानवापी पर बड़ा खुलासा होगा। और जितनी देवियां, जितने शिव हैं, शिवलिंग को देखा है, शिव का कई स्वरूप देखा है, उसके अंदर ऐसी ऐसी कलाकृति है जो देखने के बाद लगता है कि हम अजंता एलोरा से भी ज्यादा मशहूर है। 150 साल पुरानी तस्वीर बोलेगी। ये मंदिर का हिस्सा है और ये देखिए मस्जिद जुड़ा हुआ है। सफेद वाला जो है ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये मस्जिद है, तामीर की गई है और ये मस्जिद का है। 165 साल पुरानी दस्तावेज बोलेंगे। औरंगजेब का वो फरमान बोलेगा। नंदी मुंह लगाए हुए हम खड़े हैं तो वो विशेषकर तो मंदिर था ही, इसमें कोई शंका की बात कहां से आ जाती है। इसको तो जबरदस्ती ले लिया गया है। नंदी का दिव्य स्थान बोलेगा। ज्ञानवापी का सच जो ऐतिहासिक है, ये इतिहास नहीं देखा तो क्या देखा। ज्ञानवापी के सच को लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है, लगातार बातें कही जा रही हैं, परसेप्शन, एजेंडा, अलग अलग चीजें आप सुनते होंगे। लेकिन आज टाइम्स नाउ नवभारत पर हम सबूत के साथ आपको चीजें बताने वाले हैं। आज जो कुछ कहा जाएगा वो सबूतों के आधार पर और इतिहास के पन्नों के आधार पर कहा जाएगा। आज आपको जो जानकारी दी जाएगी वो सिर्फ वो जानकारी जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन उससे पहले जो कोर्ट की प्रोसीडिंग जो रही, एक एक करके आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद उसके पीछे के जो तथ्य दिए गए हैं, जो सबूत दिए गए हैं, उनका सोर्स क्या है, आपको ये दिखाएंगे। सबसे पहले आप कुछ आंकड़े देखिए और सबसे पहले आप कुछ गढ़ी हुई चीजें देखिए जो कि पब्लिक डोमेन में हम लाने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आज का अपडेट क्या है, आज हुआ क्या। दरअसल कल वाराणसी की अदालत में इस बात पर फैसला होने जाएगा कि कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी केस में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। क्योंकि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की मौजूदगी को लेकर के, उनकी नीयत को लेकर के मुस्लिम पक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे। उन पर आरोप लगाया गया कि वो पक्षतापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में कोर्ट कमिश्नर ने अपनी बात कोर्ट के सामने रख दी है और कहा कि साफ कहा कि मैं संविधान से बंधा हुआ हूं और निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा हूं। 2 दिन में सर्वे से जुड़ी जो भी कार्रवाई हुई है, उसमें चाहे बाहरी दीवारों से जुड़ी हुई रिपोर्ट हो, वो तमाम चीजें कोर्ट कमिश्नर कल कोर्ट के सामने रखें। हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में क्या कहा? हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में कहा कि उनको कोर्ट कमिश्नर से कोई आपत्ति नहीं, उनको पद पर बने रहना चाहिए। तो वहीं सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि जब कोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया था और अब जो वीडियोग्राफी हो तो उस दिन मस्जिद परिसर में कोई नहीं होना चाहिए। मतलब कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोग और मस्जिद कमेटी के लोग ही वहां हो सकते हैं ताकि वापस वो हालात पैदा ना हो पाए जो 6 और 7 तारीख को हुई, जिसमें कि हिंदू पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि वो लोग अंदर थे वीडियोग्राफी के लिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों की तरफ से उनको अंदर एंट्री नहीं देनी गई। अब आपको सीधे ले चलते हैं और आपको सीधा एक एक करके वो सबूत दिखाते हैं जो अभी तक सामने आ चुके हैं ज्ञानवापी परिसर को लेकर के। काशी का ज्ञानवापी, देश की वो जगह जिस पर बहस 353 साल से जारी है, जिसे लेकर सवाल आज भी यही है कि ज्ञानवापी पहले मंदिर था या मंदिर तोड़कर मस्जिद को बनाई गई। मामला लंबे वक्त से अदालत में भी है, जिस पर फैसले से पहले कुछ कहना गलत होगा। लेकिन ज्ञानवापी को लेकर कुछ तस्वीरें और कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिन पर नए तरह से चर्चा की जरूरत है, क्योंकि ये दस्तावेज और तस्वीरें ऐतिहासिक हैं जिन्हें कहीं से नकारा नहीं जा सकता। तस्वीर नंबर 1। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इस तस्वीर में नंदी का स्थान देखें। काशी की यह तस्वीर सन 1880 की है। ब्लैक एंड व्हाइट इस तस्वीर में एक पुजारी नंदी की पूजा कर रहा है। बगल में बने छोटे से देव स्थान पर एक पुजारी ऊंचे चबूतरे पर बैठा हुआ है। आसपास कुछ साधु संत
और भी दिख रहे हैं और नंदी के ठीक पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है। लेकिन इस तस्वीर में आप ध्यान से देखिए तो नंदी के बगल दूसरी तरफ कूप वाली जगह आपको ज्ञानवापी कुंड दिख रहा होगा। तस्वीर नंबर 2। अब ज्ञानवापी कुंड के अंदर का दृश्य देखिए। यहाँ ठीक बीचों बीच ये कुंड है और नीचे जमीन पर कुछ महिला भक्त बैठी हुई हैं। ये तस्वीर भी सन 1880 की है। इस कुंड से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रचलित है। 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला करने का फरमान जारी किया था। उसकी सेना ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, लेकिन इसमें विराजित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग पर आंच तक नहीं आई, क्योंकि कहा जाता है कि उस रोज भगवान की रक्षा मंदिर के महंत कर रहे थे और हमलावर सेना को आता देख महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए थे। तस्वीर नंबर 3 सन 1880 की। अब ये तीसरी तस्वीर भी देखिए। यहाँ आपको नंदी दिख रहे हैं। ज्ञानवापी कुंड की ओर जाते कई संत महात्मा नजर आ रहे हैं और जब ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको मस्जिद का बड़ा सा हिस्सा नजर आएगा। तस्वीर नंबर 4, 5, 6, 7। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हिंदू मान्यता के मुताबिक नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होता है और ऐसा आपने कई शिव मंदिरों में देखा होगा। इसके बाद भी आपको ये बात ध्यान नहीं आ रही है तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इन मंदिरों में नंदी का मुख देखिए जो शिवलिंग की तरफ है। लेकिन काशी विश्वनाथ में ऐसा नहीं है। यहीं से एक बड़ा सवाल ज़हन में आता है कि काशी में नंदी का मुख मंदिर के सामने क्यों नहीं है। नंदी का मुख काशी विश्वनाथ मंदिर की उल्टी दिशा में क्यों है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि औरंगजेब के मंदिर तोड़वाने के बाद शिवलिंग की स्थापना नंदी के पीछे वाले हिस्से की तरफ की गई थी? जवाब हमें नहीं मालूम, लेकिन ये सवाल बहस का विषय जरूर है। तस्वीर नंबर 8। अब एक और तस्वीर देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद का यह स्केच एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने 1834 में बनाया था। स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया है। इसमें मस्जिद का बड़ा गुंबद और उसके बाहरी छोर पर टूटे हुए हिस्सों में लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। टूट चुके इस हिस्से की असली दीवार अब ज्ञानवापी मस्जिद में खड़ी है। तस्वीर नंबर 9। एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने उस समय काशी विश्वनाथ मंदिर का नक्शा बनाया था। ये नक्शा मंदिर और नंदी से जुड़ी कई कहानियां कह रहा है। नंदी का मुख किस ओर था आप इस नक्शे में देख सकते हैं। नक्शे में इस जगह बीचों बीच शिवलिंग दिख रहा है और नंदी का मुख ठीक शिवलिंग के सामने है। काशी के लोगों के मुताबिक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की गवाही ये दीवार भी देती है, जिसे इसलिए ज्यों की त्यों छोड़ दी गई ताकि हिंदुओं को औरंगजेब नीचा दिखा सके। ऐसा दावा इतिहासकार भी करते हैं। खैर, टाइम्स नाउ भारत की टीम ने इन तस्वीरों का सच जानने के बाद वाराणसी के डॉक्टर कुलपति तिवारी से संपर्क किया। कुलपति तिवारी ज्ञानवापी इलाके में ही पले और बड़े हुए। डॉक्टर कुलपति ने हमसे बातचीत में दावा किया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मस्जिद में भगवान शिव का मंदिर दबा है, जिसकी कई निशानियां, सबूत आज भी यहाँ मौजूद हैं। मस्जिद में चले जाते थे, मस्जिद के ऊपर चले जाते थे, मंदिर के नीचे जो मस्जिद है इनका जो छत है हमारी, उसको मस्जिद वो छत हमारी है, जहाँ नीचे जो हमारा जो ताखाना है उसके ऊपर जो छत है उस पर चले जाते और इसके अंदर जाने के बाद फिर नीचे जब जाते थे आइस पाइस खेलते थे। हमने देखा है सारे देवी, विष्णु को देखा, ब्रह्मा को, शिव को देखा, पार्वती को देखा, लक्ष्मी को देखा, सरस्वती, बस जितनी देवियां जितने शिव हैं, शिवलिंग को देखा है, शिव का कई स्वरूप देखा है। उसके अंदर ऐसी ऐसी कलाकृति है जो देखने के बाद लगता है कि हम अजंता एलोरा से भी ज़्यादा मशहूर में रहे। काशी अत्यंत प्राचीन है और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि बाबा विश्वनाथ वाकई पूरे विश्व में पूरी ज्ञानवापी जिस पे कुआं था, जिसके अंदर वह पंचकोशी परिक्रमा होती है बिना संकल्प के, जहाँ ज्ञान का वापी मतलब जिसको ज्ञान का वापी मतलब वो भंडार देखना है तो ज्ञानवापी जाता है। ज्ञानवापी ज्ञान रूपी कुआं को जिसको कहते हैं वो है बहुत बड़ा भंडार ज्ञान का, हिंदुओं का, धार्मिक स्थलों का, हमारे जो है जितने भी वेद पुराण रहते हैं सब जो उसमें विराजमान है। ये बाबा की नगरी है, बाबा के विश्वनाथ जी का मंदिर है और मंदिर के का अवैध जो है एक ढांचा खड़ा है जो गलत है। कुलपति तिवारी ने मंदिर की जमीन के दस्तावेज दिखाए जिसमें कहीं भी मस्जिद का जिक्र नहीं है। उनका ये भी दावा है कि मस्जिद पक्ष जानता है कि उनके हक में
कोई सबूत नहीं है। यही वजह है कि सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। कभी नहीं कमीशन को जो है जाने देंगे, पूर्ण विश्वास रखिए। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जब जो है ये जानते हैं कि मैं असत्य की राह पे चला हूँ और मस्जिद के पीछे की जो पश्चिमी दीवार है जहाँ माँ श्रृंगार गौरी मेरी है, श्रृंगार गौरी माँ का ही पूजन नहीं कर सकते, वो तो ज्वलंत प्रमाण है। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, शिव नीचे है और शक्ति बाहर है, तो शक्ति रूप जो है श्रृंगार गौरी है, जिसमें कुछ महिलाओं ने याचिका दाखिल किया है। आप जो है इस तरह से कर रहे हैं। और दूसरा जी क्या है कि ये तो विशुद्ध रूप से मंदिर है, इसमें कोई मतलब संशय है नहीं, संदेह है ही नहीं, इनकी अंतरात्मा जानती है। ये मंदिर का हिस्सा है, ये मंदिर का हिस्सा है और ये देखिए मस्जिद जुड़ा हुआ है। ये सफेद वाला जो है ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये मस्जिद है, तामीर की गई है और ये मस्जिद का है। ये जो है लगायत जो है पश्चिमी दीवार ये भी है, ये जो है ये पश्चिमी और ये जो है ये दीवार मस्जिद का है। ये देखिए मस्जिद का दीवार, ये मस्जिद मंदिर के ऊपर ही ये मस्जिद के जो है ढांचा बनाया गया है। सच क्या है हमें नहीं मालूम, हम सच की तलाश में हैं। लेकिन जो मालूम है वो ये कि मुस्लिम पक्ष इन दावों को नहीं मानता और ये विवाद काशी की गलियों से लेकर अदालत की चौखट तक लंबे वक्त से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। ये एक करके कुछ सबूत आपने देखे और ज्ञानव्यापी को लेकर कुछ और तस्वीरें, कुछ और दस्तावेज भी हैं जो न्यूज के हर प्लेटफॉर्म पर आपको आमतौर पर मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सबूत है औरंगजेब का वो फरमान जो मंदिर तोड़ने के लिए औरंगजेब ने साल 1669 में जारी किया था। 1669 में औरंगजेब का वो फरमान और 2022 में सर्वे की टीम के साथ वीडियोग्राफी करने गए गणेश का जो बयान है वो आपको दिखाते हैं, जो ज्ञानव्यापी से जुड़ी हुई कई छिपी हुई बातों को खुलकर सामने ला रहा है। ये औरंगजेब की तरफ से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान है, वो आदेश जिसकी कॉपी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 18 अप्रैल 1669 औरंगजेब ने फरमान जारी किया। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। इसके बाद अगस्त में ऐलान किया गया कि मंदिर को पूरी तरह से तोड़कर मस्जिद को उसकी जगह तामील कर दिया जाए। औरंगजेब के इस फरमान की कॉपी कोलकाता की एशिया टेक लाइब्रेरी में आज भी रखी है। औरंगजेब ने मंदिर क्यों तुड़वाया, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। तब की काशी हिंदू धर्म के पठन पाठन, संस्कृत का सबसे बड़ा केंद्र थी। काशी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का केंद्र बन रही थी और काशी की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि से औरंगजेब को नफरत थी। बात करें फिर से नंदी विशाल की, तो औरंगजेब की सेना जब ज्योतिर्लिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाई तब उसने मंदिर के बाहर विराजमान 5 फीट ऊंची नंदी की मूर्ति पर हमला किया। मूर्ति पर हथौड़े चलाए, तोड़ने के प्रयास किए, लेकिन नंदी अपनी जगह से नहीं हिली। जब औरंगजेब की सेना पस्त हो गई तो नंदी को उसी जगह छोड़ दिया। अब इनसे मिलिए, यह है ज्ञानव्यापी में 2 दिन पहले सर्वे करने गई टीम के कैमरा पर्सन गणेश शर्मा, जिन्होंने अंदर जाकर क्या देखा, बाहर निकलने के बाद टाइम्स नाउ नवभारत को बताया। ज्ञानव्यापी परिसर के पश्चिमी हिस्से की दीवार पर उन्होंने स्वास्तिक और कमल के फूल देखे। मस्जिद की दीवार पर 2 जगह स्वास्तिक चिन्ह मौजूद हैं। पश्चिमी दीवार पर कई जगह हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां, कमल के फूल और हिंदू प्रतीक चिन्ह वीडियोग्राफी के दौरान मिले। साथ ही परिक्रमा मार्ग पर नंदी के साथ साथ श्रृंगार गौरी मंदिर के पास कई शिलाखंड आज भी हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2000 साल पहले सन 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट किया और उसके बाद मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद को बनाने के लिए किया गया। ज्ञानव्यापी मस्जिद की 4 दीवारी मंदिर का हिस्सा है, जबकि विश्वेश्वर मंदिर की संरचना 15वीं शताब्दी से पहले की है। मंदिर को नुकसान पहुंचाने से धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानव्यापी परिसर में ही है और इसीलिए ज्ञानव्यापी परिसर में खुदाई कराई जानी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है कि यहां मंदिर कभी था ही नहीं और शुरुआत से यहां पर मस्जिद थी। हालांकि ज्ञानव्यापी से जुड़ा सच ये भी है कि साल 1937 में वाराणसी जिला अदालत ने इस पर फैसला सुनाया
और उसमें एक जगह जज ने कहा था कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है और एक ही विश्वनाथ मंदिर है जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब आपको वो सबूत दिखाते हैं, वो चीजें दिखाते हैं जो कि ज्ञानव्यापी परिसर के मामले में जब भी बात हो उसको जानना आपके लिए जरूरी है कि क्या क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है। ये करके आपको दिखाते हैं कि जिस मस्जिद की उस दीवार के पास जो होने की संभावना जता रही हैं वो क्या हो सकता है। ये नक्शा जरा आप देखिए, और जो अंदर कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अंदर ये शिवलिंग मौजूद है। ये विश्वास है एक पक्ष का कि इस परिसर में, इस दीवार के ठीक उस तरफ जिस दीवार के आगे जाने नहीं दिया गया था वीडियोग्राफी करने के लिए, वहां पर यह शिवलिंग मौजूद है, यह दावा किया जा रहा है। इसी विश्वास को लेकर के 5 महिलाओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने वीडियोग्राफी करने की परमिशन दी थी, आदेश दिया था। और अब ये 2 और प्रतिमाएं देखिए, गणेश और गौरी की प्रतिमाएं। ये प्रतिमाएं भी इसी स्थल के अंदर होने का विश्वास, इसी स्थल के अंदर होने का दावा किया जा रहा है। और क्या दावे हैं ये बताते हैं आपको। अब बताते हैं आपको कि शिवलिंग अंदर होने की बात की जा रही है, गणेश की प्रतिमा अंदर होने की बात की जा रही है, मां गौरी की प्रतिमा अंदर होने की बात की जा रही है। इसी विश्वास को लेकर के उन 5 महिलाओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि इस मामले की सच्चाई जानने के लिए उस जगह की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। वही वीडियोग्राफी होनी थी 6 और 7 तारीख को, जो कि कुछ व्यवधान के चलते नहीं हो पाई। 10 तारीख यानी कल, अभी तक जो कमेटी ने वीडियोग्राफी की है, जो सबूत इकट्ठा किए हैं, जो कंटेंट लिया है, उसको कोर्ट के सामने पेश करना है और कोर्ट फिर फैसला लेगा कि इस मामले में आगे अब क्या होना है। टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको आज की अपडेट से लेकर के और 1669 के औरंगजेब के खत से लेकर के हर चीज आपको दिखाई, और कल फिर जैसी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हम ही बताएंगे विस्तार के साथ में। अब आपको सीधा बात करते हैं शाहीन बाग में दरअसल आज क्या हुआ। दिल्ली के गरीबों ने दिल्ली को बनाया है, मेहनतकश लोगों ने। आज गरीबों को उजाड़ने की कोशिश भाजपा और आदेश गुप्ता कर रहे हैं। यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट की बात करते हैं तो 15 सालों से क्या इंक्रोचमेंट का मुद्दा नहीं नजर आया इन लोगों को? तो शाहीन बाग में आज जबरदस्त हंगामा हुआ है। अतिक्रमण को तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए जब सरकारी बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचे तो लोग भड़क उठे। ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही कि लोग कैसे भड़के। सड़कों पर लोग निकल आए, बुलडोजर के सामने लोग बैठ गए, और किसी की कोशिश ये भी थी कि बुलडोजर एक्शन में ना आ पाए, और ऐसा हुआ भी। बुलडोजर को शाहीन बाग से बैरंग लौटना पड़ा। सिर्फ एक ऐसा अवैध निर्माण था, अतिक्रमण था, जिसको बुलडोजर हटा पाया। शाहीन बाग में कल फिर बुलडोजर जाएगा, लेकिन कल बिना एक्शन के वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलडोजर को रोका नहीं जा सकता है। आज दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर की रफ्तार रुकी है। शाहीन बाग के लोगों ने, कुछ कब्जाधारियों ने हंगामा किया, बुलडोजर को रोक दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या कहा गया था आपको? क्या कहा गया था? के लिए कहा गया है अभी आपको ये तोड़ने के लिए कहा गया था? हाँ। लेकिन क्यों नहीं चला पाए आप इस पे बुलडोजर? ऊपर बता रहे हैं हाई टेंशन है, ऊपर हाई टेंशन है, इसके कारण नहीं चल पाया। पब्लिक ज्यादा है, गिरने के डर है। पब्लिक आगे आ गई थी क्या इसके? अभी आप जब सुबह से आए हैं, पब्लिक बहुत आगे आ रही है आज जेसीबी के, हमने देखा। जी जी जी। तो क्या उसमें तकलीफ हो रही है कार्रवाई करने में? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम देख ही रहे आप सामने, आपके सारा। तो एमसीडी की तरफ से जो चीजें कही गई, अब आप उनको कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन लोग आगे आ गए शायद। हाँ जी, है ना, लोग आगे आ चुके। तो देखिए इस वक्त वो एमसीडी जो इस वक्त वो
अपने आप हमने जो बातचीत करी कि कार्रवाई हम करना चाह रहे थे, एमसीडी ने हमें काम समझा दिया था, लेकिन वो जो इस वक्त कर्मचारी थे वो बहुत ज्यादा इस वक्त आगे पहुंचे, तो वो खुद जानकारी हमें दे रहे हैं कि यहाँ पर लोग आगे आ गए तो हम अपनी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। अगली बार शाहीन बाग में बुलडोजर आया तो थमेगा नहीं। कब्जाधारियों के कब्जे को धराशाही किए बिना बुलडोजर की रफ्तार कम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कब्जाधारियों को 440 वोल्ट का जबरदस्त कानूनी झटका दिया है। शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि शाहीन बाग के स्थानीय लोगों की जगह याचिका राजनीतिक दल ने क्यों दाखिल की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सीपीएम हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाए या फिर याचिका खारिज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ हम फैसला नहीं दे सकते, और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कि बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकती है। कोर्ट की बातों को ध्यान से समझने पर एक बात साफ हो जाती है, वो ये कि शाहीन बाग में कब्जाधारियों के कब्जे पर चलने वाले बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि शाहीन बाग में अब जब बुलडोजर लौटेंगे तो सीन वैसा नहीं होगा जैसा कि आज दिखाई दिया। आज सुबह से ही शाहीन बाग के अवैध कब्जों को गिराने के लिए बुलडोजर निकल चुके थे। लोगों को खबर मिली कि बुलडोजर आज शाहीन बाग में कब्जों को तोड़कर ही दम लेगा। विरोध के लिए सड़क पर लोग भी तैयार थे। जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, लोगों ने बुलडोजर का रास्ता रोक दिया। बुलडोजर के बिल्कुल सामने ही बैठ गए। फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा फुल ऑन चल रहा था। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी कार्रवाई के लिए कमर कस रखी थी। एक बिल्डिंग के सामने लगी लोहे की रॉड दिखाई दी, उसे अतिक्रमण का हिस्सा बताया और हटा दिया। इस वक्त वो अतिक्रमण हटाने की ड्राइव की बात करें तो एसडीएमसी ने आज एक ढांचा जो कि इस दीवार के आगे लगा हुआ था उसको हटाया, जो कि एक स्थायी रूप से कहीं ना कहीं बिल्डिंग के आगे जो जगहें थी वो थी। और ये ढांचा इस वक्त आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि इस ढांचे को यहाँ पर उतारा गया क्योंकि बुलडोजर नहीं चल पाया, क्योंकि जिस तरह की तारें थी और हाई टेंशन का इस वक्त वो तार जो थी उस बिल्डिंग उस ढांचे के साथ थी, तो बुलडोजर का चलना इस वक्त सही नहीं रहा। और उसके साथ ही एक ड्रामा और चल रहा था। स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इस वक्त जिन लोगों ने यहाँ पर लगातार जो मौजूद हैं, जो इस वक्त वहाँ खुशी मनाई जा रही है कि वो बुलडोजर चल नहीं पाया। इस कार्रवाई को अगर समझिए एक जगह ये जो इस वक्त यहाँ पे हटाया गया, क्या चल रहा था पूरा? भैया ये 3 दिन पहले ये आंधी तूफान आया था, बोर्ड टूट गया था, उसी को हम लगाए थे ये ठीक करने के लिए। ठीक है सर, आपकी जगह है? ये हमारी जगह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रैयान हुआ। तो क्या कर रहे थे? ये ढांचा किस चीज के लिए था? हमने खुद ही अपने हाथों से हटाया। बस लगाया किसने था? लगाया भी आप लोगों ने ही था? खुद ही लगवाया था बोर्ड लगाने के लिए। जाइए बिल्डिंग पे ये चीज, ये ढांचा हो क्या कर रहा था अगर आप समझाएं? ये सर बोर्ड लग रहा था। अच्छा, इस पे बोर्ड? हाँ, ये बोर्ड लग रहा था। बस ये बोर्ड लग रहा था ऊपर जो समझा रहे हैं जी। इस वक्त जो ये लगातार वो समझा रहे थे। बुलडोजर को आज रोकने की लोगों ने कोशिश जरूर की, कुछ सड़क पर तो कुछ अदालत में। सच ये भी है कि शाहीन बाग में बुलडोजर का डर भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, और यही वजह है कि बुलडोजर एक्शन में आए उससे पहले लोग खुद शाहीन बाग में उन जगहों से अतिक्रमण हटाने लगे थे जिसे लेकर आशंका थी कि यहाँ बुलडोजर चल सकता है। शाहीन बाग में बुलडोजर वाला हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चलता रहा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शाहीन बाग में अतिक्रमण से इनकार कर रहे हैं। एसडीएमसी ने जब शाहीन बाग इलाके का सर्वे किया था, अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन का फैसला लिया था, तभी उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि जिस दिन बुलडोजर पहुंचेगा उस दिन शाहीन बाग में सीन कुछ ऐसा ही होगा। इसलिए कार्रवाई से पहले पुलिस बल मांगा गया, बाकायदा तैनाती भी की गई, लेकिन बुलडोजर को वापस ही लौटना पड़ा। अगली बार बुलडोजर शाहीन बाग से अतिक्रमण को उजाड़ कर ही लौटेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो बुलडोजर की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगाएगा। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
रुकने छोटे से ब्रेक लिया, बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। और इसी बीच एक अहम खबर यह कि यूक्रेन युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज मॉस्को से दुनिया को संकेत दिया। पुतिन ने पहली बार दावा किया कि उन्होंने यूक्रेन पर हमला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पश्चिमी देश रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे और खतरा रूस के बिल्कुल करीब तक पहुंच चुका था। अब तक पुतिन दुनिया से यह कहते आए कि यूक्रेन नेटो से जुड़ने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए नेटो को रोकने के लिए रूस ने यूक्रेन से युद्ध किया। हालांकि पुतिन ने इस युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कहा तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने विक्ट्री डे के मौके पर यह कह दिया कि पुतिन को चेतावनी दे दी कि जल्दी ही यूक्रेन में दो विक्ट्री मनाई जाएंगी। रूस ने दुनिया को दिखाई सैन्य ताकत। मॉस्को की सड़कों पर 11,000 सैनिक। विक्ट्री डे परेड पर पुतिन का बड़ा खुलासा। नाटो देश रूस पर हमला करने को तैयार थे। Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. रूस के बिल्कुल करीब आ चुकी थी विदेशी सेना। यूक्रेन से जंग पुतिन के लिए वर्ल्ड वॉर। यूक्रेन के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान नॉन स्टॉप जारी। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सामने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। मॉस्को की सड़कों पर टैंकों का काफिला, बख्तरबंद गाड़ियां, एयर डिफेंस सिस्टम की नुमाइश, ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर का प्रदर्शन, 11,000 सैनिकों का मॉस्को परेड यूक्रेन में चल रही है और पुतिन बेहद शानदार तरीके से विजय दिवस मना रहे हैं। यह जश्न यूक्रेन को लेकर नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में जीत का जश्न है। वर्ल्ड वॉर II में सोवियत संघ की जीत के 77 साल पूरे होने के मौके पर रूस में विक्ट्री डे परेड निकाली गई। तमाम अफवाहों और रिपोर्ट्स को दरकिनार करते हुए पुतिन दुनिया के सामने आए। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर अपनी जनता और सेना के साथ भव्य विक्ट्री परेड देखी। पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए अपने सैनिकों को फूलों के साथ श्रद्धांजलि दी। वैसे तो हर साल रूस में ये विक्ट्री डे परेड बनती है, लेकिन यूक्रेन से युद्ध के बीच परेड इस बार खास थी। उम्मीद के मुताबिक पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. अपने देश की लाखों की जनता और हजारों सैनिकों के सामने पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। पुतिन ने दावा किया कि रूस पर पश्चिमी देश हमला करने की तैयारी कर रहे थे और रूस के बॉर्डर के बेहद करीब आ गए थे। Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. पुतिन एक तरफ नेटो समेत पश्चिमी देशों पर हमला बोल रहे थे तो वहीं विक्ट्री डे के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को खुलेआम चुनौती दी। І зовсім скоро в Україні буде 2 дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. जेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन जल्दी ही दो विजय दिवस मनाएगा। दरअसल जेलेंस्की ने पुतिन को यह बता दिया कि इस युद्ध में यूक्रेन ही जीतेगा। हालांकि जेलेंस्की के दावे और जमीनी हकीकत में बहुत ज्यादा अंतर है। यूक्रेन पर रूस के हमले थम नहीं रहे। रूस के एयर स्ट्राइक यूक्रेन की मारियोपोल के साथ साथ डोनेस्क और लुहांस्क में लगातार जारी है। रूस का हवाई हमला यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जारी है।
रूस ने एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के एक पुल को ध्वस्त तक कर दिया। मारियोपोल पे अटैक अब और तेज हो गया है, तो निश्चित है कि खेरसन, ओडिशा और क्रीमिया के बाद अब मारियोपोल पे अटैक करके ही पूरे ब्लैक सी को रूस अपने कब्जे में करना चाहता है, ताकि यूक्रेन की वहाँ से समुद्र में कोई पहुँच न रह पाए और यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन करके रह जाए। ये जलता हुआ मकान, बर्बाद हो चुका है घर, दरअसल यूक्रेन का एक स्कूल है। यूक्रेन का दावा कि रूस ने स्कूल पर एयर स्ट्राइक की जिसमें 60 लोग मारे गए। यूक्रेन को जवाब देते हुए रूस ने कहा कि इसी स्कूल में यूक्रेन के सैनिक छिपे थे, इसलिए इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क को क्या रूसी सेना का डर सता रहा है? क्या रूस एलन मस्क की हत्या की साजिश कर रहा है? यह डर एलन मस्क ने दुनिया के सामने ट्विटर के जरिए जाहिर किया है। रूस में हो रहे इस विक्ट्री डे परेड को देखकर वैसे यूक्रेन और पश्चिमी देश परेशान होंगे, लेकिन इस परेड को देखकर दुनिया का सबसे अमीर शख्स भी डरने लगा है। वो शख्स है एलन मस्क। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क को रूस से अपनी जान का खतरा सताने लगा है। इसका खुलासा खुद मस्क ने किया है। उनका एक ट्वीट उनके डर को दिखाता है। मस्क ने ट्वीट में जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। अगर मेरी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, ये जानकर अच्छा लगा। भारतीय समय के मुताबिक उन्होंने ये ट्वीट 9 मई सुबह 6:21 पर किया है। मस्क कई बार मस्ती के लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन अपनी मौत से जुड़ा ट्वीट कर उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। अपने ट्वीट से 11 मिनट पहले एलन मस्क ने रूसी भाषा में एक और ट्वीट शेयर किया था। वो ट्वीट रूसी भाषा में था। उस ट्वीट को शेयर करते हुए मस्क ने लिखा है, रोगोजिन ने यह बयान रूसी मीडिया को दिया। रूसी भाषा में लिखे उस पोस्ट में क्या है और रोगोजिन कौन है? रोगोजिन का पूरा नाम है दिमित्री ओलेगोविच रोगोजिन और वो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के डायरेक्टर जनरल और पुतिन के करीबी हैं। उन्होंने ही एलन मस्क को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। रोगोजिन ने यूक्रेनी सैनिकों को आर्मी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट उपलब्ध कराने के लिए मस्क को धमकी दी है। फरवरी में जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया है, रूस ने यूक्रेन के इंटरनेट सेवा को तबाह कर दिया है। अब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स यूक्रेन की सेना को इंटरनेट मुहैया करवा रही है। स्पेस एक्स सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा देती है। एलन मस्क के इसी कदम से रोस्कोस्मोस के डायरेक्टर जनरल रोगोजिन नाराज हैं। रोगोजिन ने बयान दिया है कि एलन मस्क इस तरह यूक्रेन में फांसीवादी ताकतों को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने में शामिल हैं। इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वो कितने भी मूर्ख क्यों न हो। मस्क ने रोगोजिन के उस बयान का जवाब भी दिया। मस्क ने रोगोजिन के बयान को शेयर करते हुए लिखा, नाजी शब्द का मतलब ये नहीं है कि वो जो सोचता है वो करता है। वैसे मस्क ने भले ही अपनी मौत का ट्वीट रूस को चिढ़ाने के लिए किया हो, लेकिन रूस की खुफिया एजेंसी KGB रूस के दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करने के लिए जानी जाती है। उसने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2 ऐसे ट्रांसमीटर्स जो हैं वो यूक्रेन को पहुंचाए हैं, जिससे यूक्रेनी सेना अपने और लोगों को कांटेक्ट कर सकती है। तो ये इस चीज़ को भी रूस अपने खिलाफ की गई कार्रवाई शायद वहाँ के भूतपूर्व खुफिया चीफ से एक खतरा है। पुतिन के सबसे करीबी शख्स ने दुनिया के सबसे अमीर शख्स को जवाबदेह ठहराने की धमकी दी है। ये धमकी वैसे मस्क के लिए गंभीर है, क्योंकि दुनिया जानती है कि रूस की धमकियों को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। दरअसल एलन मस्क ने अपनी मौत को लेकर ट्विटर पर भले ही मजाक किया हो, लेकिन वो रूस को कम आंकने की गलती कर रहे हैं। रूस एक ऐसा देश जो अपने दुश्मन को चोरी से उसी ही के देश में घुसकर मारता है।
और एक काम करती है वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी। 1961 में केजीबी ने लेव रेबेत को खुफिया तरीके से मरवा दिया, जो कि एक एंटी कम्युनिस्ट थे। 1978 की बात कीजिए, केजीबी ने जॉर्जी मार्कोव को जहर लगे छाते से लंदन में मरवा दिया। 2002 में चेचन्या में अरब के जिहादी खत्ताब को जहर देकर मरवा दिया। कई अमेरिकियों को भी अपने लिए बतौर जासूस नियुक्त किया केजीबी ने, और इस तरह काम के लिए केजीबी अपने 13वें डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करता है। इस डिपार्टमेंट का काम ऐसी ही हत्याओं के लिए हथियार और जहर बनाना होता है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां इमरान खान ने अमेरिका की जिस धमकी की बात सत्ता जाने से पहले की थी, पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उस धमकी को सही करार दिया, और वो भी पाकिस्तान के सदन के अंदर। आज संसद में भाषण के दौरान शहबाज शरीफ ने माना कि अमेरिका ने धमकी दी थी, जिस पर अमेरिका में मौजूद राजनयिक ने सीक्रेट चिट्ठी लिखकर इमरान सरकार को भेजी थी। यानी इमरान खान उस वक्त जिस चिट्ठी की बात कर रहे थे, उस चिट्ठी को शहबाज शरीफ ने पूरी तरह से सही माना है। यह अपने आप में बड़ी खबर, क्योंकि पूरी चुनावी कैंपेन के दौरान इमरान खान के द्वारा वो दिखाई जा रही चिट्ठी को लेकर के उनका कई मर्तबा मजाक उड़ाया गया, और विपक्ष ने आरोप लगाया कि कई दफा कि विदेश मंत्री से खुद इमरान खान ने वो चिट्ठी लिखवा ली। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, जो सफीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में उस वक्त, और मैं ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहा हूं, विद फुलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माय कमांड, ऑनरेबल स्पीकर, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी अमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का आंसर कहां से निकल आया। ये अल्फाज उस सफीर के हैं जो उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के, और जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा था। और इसी बीच हमारे सहयोगी कसवर क्लासर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस्लामाबाद से लाइव। कसवर, शहबाज शरीफ अभी सही मान रहे हैं जिस चिट्ठी का जिक्र इमरान खान ने चुनाव से पहले किया था? बिल्कुल, अब ठीक कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा दुबंग उन्होंने एक एडमिटल किया है कि वाकई जो उनके पाकिस्तान के जो सफीर थे, उन्होंने लिखा था कि हमारी गुफ्तगू को बड़ी धमकी अमेज हुई है, और उन्होंने कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब जिस चीज को कह रहे थे वो वाकई हमारे सफीर की जो गुफ्तगू थी धमकी अमेज थी, और उन्होंने इसको कंफर्म किया नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर। बहुत बड़ी जीत है इमरान खान की। और मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो माहौल है वो इलेक्शन का ही है। पीएमएल नून जो जिसके करता धरता ये इस वक्त शहबाज शरीफ है, वो भी ताबड़तोड़ वो कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, नवाज शरीफ के साहबजादी कर रही है, उसके साथ इमरान खान कर रहे हैं, तो इलेक्शन मोड में है। लेकिन इसका फायदा जो आज उन्होंने असेंबली फ्लोर पर एडमिट किया है धमकी में इस खत का कंफर्म किया है, उसका फायदा इमरान खान को इसलिए नहीं मिल सकता, एलैबोरेट किया है कि धमकी थी लेकिन साजिश नहीं थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कसवर क्लासर आपको हम जुड़ने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए। आपने कई नकली सामानों के बारे में सुना होगा कि वो मेड इन चाइना है, लेकिन क्या आपने डहता पुल मेड इन चाइना देखा है? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक वीडियो सामने आया। चीन ने यहां एक बड़े पुल का निर्माण कराया था, लेकिन यह पुल देखते ही देखते टूट करके पानी के तेज बहाव के साथ गिरकर बिखर गया। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेकंड के अंदर यह पुल ना सिर्फ धराशायी हुआ बल्कि टूटकर पानी के तेज बहाव में भी बह गया। पुल के दूसरी तरफ खड़े कुछ लोग ये मंजर कैमरे में रिकॉर्ड करते रहे और अफरा तफरी से पता चल रहा था कि सभी दहशत में भी थे। अब भाग जाओ, अब भाग जाओ, अब भाग जाओ। जानते हैं इस पुल का चाइना कनेक्शन क्या है? ये मेड इन चाइना पुल है। जी हां, सही सुना आपने, मेड इन चाइना पुल, जिसका निर्माण पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन ने करवाया था। ये पीओके में हसनाबाद पुल था जो चीन पाकिस्तान कॉरिडोर का हिस्सा था। पुल टूटकर बहने की यह घटना गिलगिट बाल्टिस्तान के हुंजा तहसील में हुई। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह पुल पानी के तेज बहाव को नहीं झेल पाया और देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कहा जा रहा है कि शिशपर ग्लेशियर के फटने के बाद यह हादसा हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
पुल बहने का ये वीडियो पाकिस्तान की नई जलवायु और पर्यावरण मंत्री शेरी रहमान ने भी शेयर किया और लिखा कि पाकिस्तान जलवायु और मौसम विभाग ने ज्यादा तापमान की वजह से पाकिस्तान के खतरे को लेकर आगाह किया था। काराकोरम हाईवे पर हसनाबाद पुल एक ग्लेशियर लेक की वजह से ढह गया। शीर्ष पर ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ आ गई, जिससे इसके खंभों के नीचे कटाव हो गया। सफाई अपनी जगह, लेकिन सच तो ये भी है कि ऐसी दलीलों से पाकिस्तान बचाव चीन का भी कर रहा है और जनता को बेवकूफ बना रहा है। वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि पुल मेड इन चाइना था। चीन के नकली सामानों की तरह पुल की मजबूती भी नकली थी और एक न एक रोज इस पुल को टूटना ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। निर्मला सीतारमण देश का हर व्यक्ति इनसे भली भांति परिचित है। देश के वित्त मंत्री हैं, लेकिन आज आपको एक वित्त मंत्री से या उसके किसी वित्तीय फैसले की खबर नहीं दिखा रहे। आज हम आपको निर्मला सीतारमण का पानी पिलाने वाला चेहरा दिखा रहे हैं। रिपोर्ट जरा देखिए। सोशल मीडिया पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह वीडियो वायरल हो चुका है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक पानी का बोतल खोलते हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो से जुड़ी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक कार्यक्रम के स्पीकर को पानी पिला रही हैं। ये वीडियो शनिवार का है, जब मुंबई में यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के सिल्वर जुबली का कार्यक्रम था। NSDL की MD पद्मजा चुंद्रू ने बोलते बोलते पानी के लिए स्टाफ को इशारा किया। पानी MD पद्मजा तक आया, लेकिन स्टाफ के हाथों नहीं, खुद देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों। स्टेज पर MD पद्मजा और निर्मला सीतारमण को ध्यान से देखिए। NSDL की MD पद्मजा चुंद्रू को पीने के लिए पानी देने वाली इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सहजता लोगों को भा गई। निर्मला सीतारमण मुंबई में स्टूडेंट्स के लिए NSDL इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम मार्केट का एक लव्य कार्यक्रम के शुभारंभ में पहुंची थी। इसी दौरान ये वाकया हुआ, जिसे ऋषि बागरी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह कि असम में गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया। जनगणना को लेकर के अमित शाह ने ऐलान किया कि अगली बार ई जनगणना होगी। ये गृहमंत्री अमित शाह ने अपने असम दौरे के दौरान ये बात साफ कर दी कि अगली दफा जो जनगणना होनी है वो ई जनगणना होनी। अगली जनगणना 100% सही होगी, उसमें कोई घालमेल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जनगणना से अगले 25 सालों की नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार सबसे पहले फॉर्म भरेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा असम की धरती से साफ कर दिया गया। रुकें और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।